Yeah, so today what I have today, I have a test series to all of you. This test series is related to literary schools and movements. And one point I would like to highlight here कि we are running this class under the banner of JS English Literary Society Allahabad that was established in 2004 in Allahabad under my guidance. And the credit goes to this institute and its mentors to nurture and to make able beautiful aspirant that they were selected in various examinations as TGT, PGT, UGC, NET, and some got the post of assistant professor in central universities and other degree colleges. So उसी का हिस्सा ये भी एक है कि हम लोग इसी चीज को ऑनलाइन मोड में कर दिए हैं, जिसमें आज की क्लास में वी विल टॉक अबाउट लिटरेरी स्कूल्स एंड मूवमेंट्स, लिटरेरी स्कूल्स और मूवमेंट्स को लेकर के हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा एक चीज सही नहीं है। पाइनियर ऑफ ऑक्सफोर्ड मूवमेंट, एक स्कूल दिया गया है, उसके फादर का नाम दिया गया है कि इस स्कूल के मूवमेंट को किसने रन किया। पाइनियर ऑफ ऑक्सफोर्ड मूवमेंट, जो ऑक्सफोर्ड मूवमेंट है इसको किसने चलाया, जॉन केबल ने चलाया, ये बात सही है। आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि जो ऑक्सफोर्ड मूवमेंट है उसे हम ट्रैक्टेरियन मूवमेंट भी कहते हैं। ऑक्सफोर्ड मूवमेंट को और किस नाम से जाना जाता है, ट्रैक्टेरियन मूवमेंट के भी नाम से जाना जाता है। ये जो ऑक्सफोर्ड मूवमेंट या ट्रैक्टेरियन मूवमेंट था, ये आपका जो है विक्टोरियन एज में आया हुआ है, और इस मूवमेंट को चलाने वाले आदमी का क्या नाम था, जॉन केबल था। इस मूवमेंट की खासियत ये थी कि वो सारे लोग जो बात करते थे, किसकी जो है, वो सारे लोग बात करते थे एक रिलीजन रिफॉर्म को लेकर के, जो है एक रिलीजन के रिफॉर्म को लेकर के वो बात करते थे कि धर्म में सुधार लाया जाए, और जो एंग्लिकन चर्च है, जो कैथोलिक चर्च था, उसको लेकर के वो लोग बात करते थे। तो ऑक्सफोर्ड मूवमेंट या जिसे ट्रैक्टेरियन मूवमेंट कहा जाता है, ये इंग्लैंड में शुरू हुआ था 1848 ईस्वी में। अगर मुझे याद आ रहा है कि ये मूवमेंट 1848 में शुरू हुआ था, और जब ये मूवमेंट 1848 में चला था तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मूवमेंट वाज टू ब्रिंग रिफॉर्म इन कैथोलिक चर्च, या जो कैथोलिक रिलीजियस प्रिंसिपल्स है, और एंग्लिकन जो चर्च है, या एंग्लिकन रिलीजियस प्रिंसिपल्स है, उसमें इसके जो फाउंडर मेंबर थे जॉन केबल थे। दूसरा क्वेश्चन है उसी में, क्वेश्चन नंबर 1 का, तो ये आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 1 में एक ऑप्शन बी है, एम्बिगिटी एसोसिएटेड विद, एम्बिगिटी किससे संबंधित है, विलियम इम्पसन से। यस, एम्बिगिटी एक वर्ड है जिसको देने वाले या जिसका जनक जो है कौन थे, जिसके जनक का नाम है विलियम इम्पसन। विलियम इम्पसन ने एक किताब लिखा है 7 टाइप्स ऑफ एम्बिगिटी। तो जो एम्बिगिटी शब्द है, ये एम्बिगिटी विलियम इम्पसन की देन है, और विलियम इम्पसन को द क्रेडिट गोज टू कॉइन दिस टर्म एम्बिगिटी। अब आपके माइंड में ये जरूर आएगा कि एम्बिगिटी का मतलब क्या होता है। एम्बिगिटी का मतलब होता है एक ऐसा शब्द जिसकी कई मीनिंग निकलती हो, मल्टीपल मीनिंग निकलती हो, जो चीजें क्लियर ना हो बल्कि वेग हो, अस्पष्ट हो। ये भी है, ये भी है, ये भी है, बहुत क्लियर नहीं कहा गया है। इसी वजह से क्या लिखा जाता है, एम्बिग्यूज कैरेक्टर होता है, या एम्बिगिटी वर्ड या वर्ड आता है। फिर नेक्स्ट सी है आर्केटाइप। आर्केटाइप जो है आर्केटाइपल क्रिटिसिज्म, या सर 7 टाइप ऑफ एम्बिग्यूटी, 7। जी सर। हाँ, 7 टाइप्स ऑफ एम्बिगिटी किताब का नाम है। जी जी, इसी ने विलियम इम्पसन ने दिया था सर ना। हाँ हाँ, विलियम इम्पसन ने। जी, उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है सी में आर्केटाइप। आर्केटाइप एक आर्केटाइपल क्रिटिसिज्म है। जो आर्केटाइप टर्म है ये किससे एसोसिएटेड है, नॉर्थरॉप फ्राई से एसोसिएटेड है। आर्केटाइप जो क्रिटिसिज्म होता है, इसमें ये बताने की कोशिश की जाती है कि दुनिया में जितनी भी राइटिंग हो रही, जितनी भी बातें हो रही हैं, उसका अल्टीमेट सोर्स जो है
वो क्या होता है, उस देश का, उस राष्ट्र का जो क्लासिक पीस ऑफ लिटरेचर है, खासकर जो रिलीजन से जुड़ा हुआ है, वहीं से सारी चीजें निकल करके आती है। कुल मिलाकर के जो भी आज के समय में इंडिया में बात होगी, उसका अल्टीमेट सोर्स द वेदास, द रामायण, द महाभारत, ये चीज होगा। तो जो उसमें जो एक आर्केटाइपल जो क्रिटिसिज्म है, या जो आर्केटाइप शब्द है, इसको कॉइन करने वाले आदमी का क्या नाम है, नॉर्थरॉप फ्राई रहा है। नेक्स्ट टर्म है लिबिडो एंड साइको एनालिसिस एसोसिएटेड विथ। कह रहे हैं लिबिडो और जो साइको एनालिसिस जो शब्द है, इसको किसने क्वाइन किया था या किससे संबंधित है? सी जे युंग से संबंधित है। जे साइलेंट हो जाता है और प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, यूएनजी। तो लिबिडो या साइको एनालिसिस किससे संबंधित है? सी जे युंग से संबंधित है। ये बात सही है। द बार्ड ऑफ एवन, जो बार्ड ऑफ एवन शब्द है, ये बेन जॉनसन ने कहा है। किसके लिए कहा है? शेक्सपियर के लिए कहा है। ये भी सही है। ये बार्ड ऑफ एवन मैंने पहले भी क्लास में आपसे डिस्कस किया हुआ था। नेक्स्ट है कि द फर्स्ट लेक्सिकोग्राफर। लेक्सिकोग्राफर क्या है? लेक्सिकोग्राफर एक ऐसा शब्द है जो उस पर्सन के लिए आता है जो डिक्शनरी तैयार करता है या डिक्शनरी तैयार करने में अपना सहयोग करता है, या वन हु राइट्स डिक्शनरी, उसको लेक्सिकोग्राफर। तो लेक्सिकोग्राफर जॉन ड्राइडन थे, ये गलत है। अंग्रेजी में पहली बार लेक्सिकोग्राफी का काम डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने किया हुआ। इसको यहाँ एक्सप्लेन किया गया। द फर्स्ट लेक्सिकोग्राफर वाज डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, जिन्होंने अंग्रेजी की पहली डिक्शनरी लाते हैं। ही रोट फर्स्ट इंग्लिश डिक्शनरी, उन्होंने पहला इंग्लिश डिक्शनरी लिखा था इन 1755। कब लिखा हुआ था? 1755 ईस्वी में लिखा हुआ था। मेरी बात क्लियर हो रही है आपको? यस सर। पहला क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? वी हैव धर्मेंद्र जी, विनीता जी, कमलेश जी एंड सरिता। सो मैं फिर से अगेन आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन। क्या क्या मैंने एक्सप्लेन किया? ऑक्सफोर्ड मूवमेंट को हम ट्रैक्टेरियन मूवमेंट के नाम से जानते हैं। 1848 में शुरू हुआ था। कहाँ से शुरू हुआ था? इंग्लैंड में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए जो है एक रिफॉर्मर थे जिनका नाम जॉन केबल था जो है। इस मूवमेंट का उद्देश्य क्या था? टू ब्रिंग रिफॉर्म। कहाँ पे रिफॉर्म लाना है? टू ब्रिंग रिफॉर्म इन एंग्लिकन चर्च में और कैथोलिक चर्च में जो है। एम्बिगिटी जो शब्द है वो विलियम इम्सन से जुड़ा हुआ है। उन्होंने एक किताब लिखा था 7 टाइप्स ऑफ एम्बिगिटी। एम्बिगिटी एक ऐसा शब्द है जो ये बताता है कि जो चीजें क्लियर ना हो, वेग हो, उसके लिए है। आर्केटाइप एक ऐसा शब्द है जो नॉर्थरॉप फ्राई की देन है, और आर्केटाइप इज वेरी इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट रहा है। लिबिडो और साइको एनालिसिस किससे जुड़ा हुआ है? सी जे युंग से जुड़ा हुआ है। द बार्ड ऑफ एवन एक ऐसा शब्द है या फ्रेज है जो बेन जॉनसन ने यूज किया है शेक्सपियर के लिए। पहला इंग्लिश का लेक्सिकोग्राफर यानी वन हु राइट्स डिक्शनरी जॉन ड्राइडन ना होकर के कौन रहे? डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, जो कि एज ऑफ सेंसिबिलिटी के बड़े प्रोज राइटर रहे हैं, और 1755 में उन्होंने पहला अंग्रेजी का डिक्शनरी लिखा था। क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है या नॉट ट्रू है? नोबल अवार्ड इन लिटरेचर वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1901। करें नोबल अवार्ड जो है लिटरेचर में इंट्रोड्यूस किया गया 1901 ईस्वी में। ये बात सही है। साहित्य का नोबल अवार्ड जो दिया जाने लगा वो 1901 में। हम सारे लोगों को पता है कि जो नोबल अवार्ड दिया जाता है वो डेनमार्क का जो है आपका जो आप कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन है, वो उसको देता है। और ऑथोराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबिल, ऑथोराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबिल क्या है? 1611 ईस्वी में आया हुआ था। ऑथोराइज्ड वर्जन का मतलब ये होता है कि बाइबिल का अनुवाद सरकारी संस्था ने परमिशन दिया, राजा ने परमिशन दिया। राजा का क्या नाम था? जेम्स फर्स्ट था। जेम्स फर्स्ट किस एज से बिलोंग करते हैं? जैकोबियन एज से बिलोंग करते हैं। जैकोबियन एज के राजा, जैकोबियन एज जो 1603 से 1625 ईस्वी तक चला था, उस एज के राजा जेम्स फर्स्ट ने आदेश दिया, या एक जो है बड़े बड़े स्कॉलर का ग्रुप बनाया जिसमें करीब 10, 12, 15 जो भी संख्या रही, आई डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर ऑफ द स्कॉलर्स, और उनको आदेश दिया कि बाइबल का ट्रांसलेशन जो है
अन्य भाषाओं से इंग्लिश में किया जाए, यह पहला सरकारी आदेश था और इसको जगह जगह वितरित किया जाए। तो ये जो आदेश हुआ था ये कब हुआ था? 1611 ईस्वी में जेम्स फर्स्ट ने आदेश दिया था। जेम्स फर्स्ट इंग्लिश किंग थे। 1603 से 1625 में उन्होंने इंग्लैंड में रूल किया था। स्टुअर्ट डायनेस्टी से, उसी राजवंश से जिस राजवंश से एलिजाबेथ, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट बिलोंग करती है, उसी से बिलोंग करते थे। तो ये भी सही है कि ऑथोराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल 1611 ईस्वी में हुआ था। पहला ऑप्शन क्या था? नोबल अवार्ड इन लिटरेचर। नोबल जो अवार्ड है वो लिटरेचर में कब इंट्रोड्यूस किया गया? 1901 में, सही है। ऑथोराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल कब आया? 1611 ईस्वी में, सही है। क्रिटिक्स, क्रिटिक किसको कहा गया? क्रिटिक का क्रिटिक किसको कहा गया? हैजलिट को कहा गया, बिल्कुल सही। क्रिटिक्स, क्रिटिक, एक क्रेडिट किसको दिया जाता है? हैजलिट को दिया जाता है। पोएट्स, पोएट किसको कहा गया? एडमंड स्पेंसर को कहा गया। प्रिंस एमंग एसेइस्ट डॉक्टर जॉनसन, ये गलत है। आप बताइए प्रिंस एमंग एसेइस्ट किसको कहा गया है? चार्ल्स लैम्ब को कहा गया, या डॉक्टर जॉनसन का? ये ऑप्शन गलत है। यहाँ क्या आना चाहिए? चार्ल्स लैम्ब, जिसको यहाँ एक्सप्लेन किया गया है। प्रिंस एमंग एसेइस्ट वाज चार्ल्स लैम्ब। 20th सेंचुरी ड्राइडन नोन एज, 20वीं शताब्दी का ड्राइडन किसको कहा जाता है? टीएस एलियट को कहा जाता है। ये बात सही है, 20वीं शताब्दी का ड्राइडन टीएस एलियट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कम जगह पे मिलेगा। 20th सेंचुरी का ड्राइडन किसको कहा गया? टीएस एलियट को कहा गया। प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ रॉयल सोसाइटी, रॉयल सोसाइटी का जो गठन हुआ था उसके जो सबसे बड़े प्रोमिनेंट मेंबर थे, रॉयल सोसाइटी का गठन कब हुआ था? रेस्टोरेशन एज में हुआ था 1662 ईस्वी में, और उसके गठन में एक इंपॉर्टेंट रोल जॉन ड्राइडन का था और वो उसके प्रोमिनेंट मेंबर थे। तो प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ रॉयल सोसाइटी कौन थे? जॉन ड्राइडन। ये बात सही है। क्वेश्चन नंबर 2 सबको क्लियर हो गया? यस सर, यस सर। मैं फिर से एक बार रिवाइज करना चाहूंगा जल्दी से। नोबल अवार्ड इन लिटरेचर कब इंट्रोड्यूस किया गया? साहित्य में साहित्य को नोबल अवार्ड पहली बार कब दिया जाने लगा? 1901 ईस्वी से। ऑथोराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल का मतलब यह है कि राजा जेम्स फर्स्ट ने, जो जैकोबियन एज के थे, उन्होंने सरकारी आदेश दिया एक ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स की कमेटी बना करके कि बाइबल का ट्रांसलेशन लैटिन या अन्य विदेशी भाषाओं से इंग्लिश में किया जाए और उसको ट्रांसलेट करने के बाद इसे फ्री में बांटा जाए, लोगों को दिया जाए। ये घटना 1611 की है। क्रिटिक्स, क्रिटिक का टाइटल हैजलिट को दिया गया। पोएट्स, पोएट का टाइटल एडमंड स्पेंसर को, जो एलिजाबेथन एज के पोएट रहे। प्रिंस एमंग एसेइस्ट किसको कहा गया? चार्ल्स लैम्ब को कहा गया, जो कि रोमांटिक एज के एसेइस्ट है। और यहाँ पर जो है डॉक्टर जॉनसन लिखा था वो गलत है। 20th सेंचुरी ड्राइडन किसको कहा जाता है? टीएस एलियट को कहा जाता है। प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ रॉयल सोसाइटी जॉन ड्राइडन थे, प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ रॉयल सोसाइटी। रॉयल सोसाइटी का गठन 1662 ईस्वी में किया गया था, रेस्टोरेशन एज में। उसका मकसद जो था वो यही था कि जितने भी काम हो रहे हैं विज्ञान के क्षेत्र में किसी भी दूसरी भाषा में, उस सारे विज्ञान के काम को इंग्लिश भाषा में भी ट्रांसलेट किया जाए ताकि लोगों को पता चले कि हाँ ये चीजें रही है। तो वी हैव इशरत जहां, विनीता जी, राजकुमार जी, सरिता जी, कमलेश कुमार जी, धर्मेंद्र जी, एंड आई थिंक यू ऑल आर गेटिंग माय वॉइस और सबको ये बात समझ में आ रही है। यू कैन रिस्पॉन्ड मी। यस सर। इशरत, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। इट मीन्स ठीक, आवाज जा रही, सबको समझ में आ रहा है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड, इसमें से कौन सा एक गलत है, कौन सा मिसमैच्ड है? एक्सपोनेंट्स ऑफ ट्रेजी कॉमेडी, ट्रेजी कॉमेडी का जनक किसको कहा जाएगा? विलियम शेक्सपियर, सही है। एक्सपोनेंट्स ऑफ एपिस्टेलरी नॉवेल, एपिस्टेलरी नॉवेल का जनक किसको कहा जाएगा? सैमुअल रिचर्डसन को। एपिस्टेलरी नॉवेल वो नॉवेल होता है जो लेटर फॉर्म में होता है। इधर से हीरो ने लेटर की शक्ल में कोई चीजें लिखा, अपनी बात बताई, उधर से हीरोइन ने जो क्या किया, जवाब दिया। तो जो कैरेक्टर होते थे वो सारे कैरेक्टर लेटर के रूप में जो है इसको करते थे। अभी हाल ही का मतलब इसी 21वीं शताब्दी में द व्हाइट टाइगर नाम का एक नॉवेल आया था जिसको बुकर प्राइज मिला हुआ है,
उसके राइटर का नाम अरविंद अडिगा है। उन्होंने भी एपिस्टेलरी नावल लिखा है या लेटर फॉर्म में, लेकिन एपिस्टेलरी नावल की शुरुआत कब से होती है? सैमुअल रिचर्डसन के लेखन से होती है, जिसमें पामेला आर वर्च्यू रिवार्डेड उनका एक इंपॉर्टेंट नावल रहा है। और एपिस्टल जो वर्ड है ये लैटिन वर्ड है, उसका मतलब ही होता है लेटर। एक्सपोनेंट्स ऑफ स्प्रंग रिदम के एक्सपोनेंट कौन है? जीएम हॉपकिंस है, सही है। एक्सपोनेंट्स ऑफ सोशल एसेज फ्रांसिस बेकन है, सही है। एक्सपोनेंट्स ऑफ रीजनल नावल के एक्सपोनेंट थॉमस हार्डी है, सही है। हार्डी का जितना नावल है उन सब की सेटिंग कहां पर है? वेसेक्स में। ये हमें पता है कि हाँ वो उसके क्या है, हार्डी उसके जो है एक्सपोनेंट है। एक्सपोनेंट्स ऑफ डोमेस्टिक नॉवेल जेन ऑस्टिन है, बिल्कुल सही है। एक्सपोनेंट्स ऑफ डोमेस्टिक नॉवेल हमें पता है जेन ऑस्टिन का जो भी नॉवेल है, चाहे वो आपका प्राइड एंड प्रिजुडिस रहा हो, चाहे आपका जो है नॉर्थलैंडर अबे रहा हो, चाहे मैन्सफील्ड पार्क रहा हो, कोई भी अगर आप उनके नॉवेल, तो डोमेस्टिक नॉवेल जिसमें फैमिली अफेयर्स इन सब चीजों को लेकर के वो बात करती है। एक्सपोनेंट्स ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग रॉबर्ट ब्राउनिंग है, ये बात बिल्कुल सही है कि रॉबर्ट ब्राउनिंग एक्सपोनेंट्स ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग है। एक्सपोनेंट्स ऑफ प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म के जनक जो है आई ए रिचर्ड्स है, सही है। मूवमेंट ऑफ पोएट्स क्वाइंड, जो मूवमेंट शब्द है, मूवमेंट ऑफ पोएट्स, इस शब्द को किसने क्वाइन किया? जेडी स्कॉट ने, सही है। मेटाफिजिकल टर्म वाज इंट्रोड्यूस, सबसे पहले मेटाफिजिकल टर्म को इंट्रोड्यूस किया जॉन ड्राइडन ने, सही है। मेटाफिजिकल टर्म को क्वाइन किया बेन जॉनसन ने, ये गलत है। बेन जॉनसन ने मेटाफिजिकल टर्म को क्वाइन नहीं किया, बल्कि डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने क्वाइन किया हुआ है। ये कंफ्यूजन वाली चीज है, आपको ये ध्यान में रखना है। मैं क्वेश्चन को फिर से, इसमें केवल रटने वाली चीज है, कोई इसमें दर्शन नहीं है उसमें मैं ज्यादा एक्सप्लेन करूं। ट्रेजी कॉमेडी का जनक शेक्सपियर को कहा जाएगा। एपिस्टेलरी नॉवेल जो लेटर फॉर्म में होता है, एपिस्टल जो वर्ड है लैटिन वर्ड है, इसका मतलब ही लेटर होता है, इसका जनक सैमुअल रिचर्डसन को कहा जाएगा। स्प्रंग रिदम का जनक जीएम हॉपकिंस को कहा जाता है। सोशल एसेज का जनक फ्रांसिस बेकन को कहा जाता है। रीजनल नॉवेल का जो जनक है या इस तरह से लिखने की शुरुआत पहली बार हार्डी ने किया था। डोमेस्टिक नॉवेल का क्रेडिट जेन ऑस्टिन को जाएगा। ड्रामेटिक मोनोलॉग का क्रेडिट रॉबर्ट ब्राउनिंग को जाएगा। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म का क्रेडिट आई ए रिचर्ड्स को जाएगा। पोएट्स, मूवमेंट ऑफ पोएट्स जो टर्म है इसको कॉइन किसने किया? जेडी स्कॉट ने किया। मेटाफिजिक टर्म को सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस जॉन ड्राइडन ने किया। मेटाफिजिक टर्म को कॉइन करने वाले आदमी का नाम बेन जॉनसन नहीं बल्कि डॉक्टर सैमुअल जॉनसन रहा। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया? यस या सर। रिस्पॉन्डिंग क्विकली, ठीक है। यस क्वेश्चन नंबर 4 अब मैं ले रहा हूं जो काफी इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? कौन से इसमें ट्रू नहीं है? कह रहे हैं कि द फाउंडर ऑफ नाइट स्कूल ऑफ पोइट्री, जो नाइट स्कूल ऑफ पोइट्री था उसके फाउंडर क्रिस्टोफर मार्लो है, बिल्कुल सही है। फाउंडर ऑफ नाइट स्कूल ऑफ पोइट्री क्रिस्टोफर मार्लो है। द फाउंडर ऑफ मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री जॉन डन है, जॉन डन मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री के फाउंडर है। द फाउंडर ऑफ लेक स्कूल ऑफ पोइट्री वर्ड्सवर्थ है, सही है। द फाउंडर ऑफ सैटेनिक स्कूल ऑफ पोइट्री लॉर्ड बायरन है, सही है। फाउंडर ऑफ सैटेनिक स्कूल ऑफ पोइट्री लॉर्ड बायरन है। द फाउंडर ऑफ शेक्सपियरियन सोसाइटी स्टील है, सही है। स्टील जो है शेक्सपियरियन सोसाइटी के फाउंडर है। द फाउंडर ऑफ टचस्टोन मेथड के फाउंडर मैथ्यू अर्नॉल्ड है, सही है। द फाउंडर ऑफ साइको एनालिसिस सिगमंड फ्रायड है, सही है। द फाउंडर ऑफ कॉकनी स्कूल ऑफ पोइट्री हैजलिट है, सही है। द फाउंडर ऑफ आयरिश थिएटर मूवमेंट डब्ल्यू बीट्स है, सही है। फादर ऑफ प्री रफेलिट मूवमेंट डीजी रॉसेटी, जो प्री रफेलिट मूवमेंट है ये इंग्लैंड में आया हुआ था, 1848 ईस्वी में आया हुआ था। डीजी रॉसेटी इसके इस मूवमेंट के, तो दो मूवमेंट इंग्लैंड में मैंने आज आपको पढ़ाया, ऑक्सफोर्ड या ट्रैक्टेरियन मूवमेंट जो एक रिलीजियस मूवमेंट था, और एक प्री रफेलिट मूवमेंट था जिसमें कि जो पोएट पेंटर रफेल थे, इटालियन पेंटर रफेल जो 14th सेंचुरी के थे, उनसे पहले लिटरेचर में या पोइट्री में जो तरीका अडॉप्ट किया जाता था उसको लेकर के पोएट्स ने, जिसमें सारी चीजें फ्लेश एंड ब्लड के रूप में, जिसमें सारी चीजें ऐसा लगता था कि बहुत ज्यादा चीजों को एक लिविंग प्रेजेंटेशन दिखाया जाता था, उन सब चीजों को लेकर के बात करते थे। तो उसके जो फादर प्री रफेलिट मूवमेंट है उसके डीजी रॉसेटी है। फादर ऑफ गॉथिक नॉवेल एसी स्विनबर्न, ये गलत है। फादर ऑफ गॉथिक नॉवेल होरेस वालपोल है, HORAC होरेस, WALPOLE होरेस वालपोल। यहां तक क्लियर हो गया? या
Yes, sir. फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ बहुत क्विकली और गिव मी योर रिस्पॉन्ड क्विकली। द फाउंडर ऑफ नाइट स्कूल ऑफ पोइट्री मार्लो है, सही है। द फाउंडर ऑफ मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री जॉर्डन है, सही है। द फाउंडर ऑफ लेक स्कूल ऑफ पोइट्री वर्ड्सवर्थ है, सही है। द फाउंडर ऑफ सैटेनिक स्कूल ऑफ पोइट्री लॉर्ड बायरन है, सही है। द फाउंडर ऑफ शेक्सपियर सोसाइटी स्टील है, सही है। द फाउंडर ऑफ टचस्टोन मेथड मैथ्यू अर्नाल्ड है, सही है। द फाउंडर ऑफ साइको एनालिसिस सिगमंड फ्रायड है, सही है। द फाउंडर ऑफ कॉकनी स्कूल ऑफ पोइट्री हैजलिट है, सही है। द फाउंडर ऑफ आयरिश थिएटर मूवमेंट डब्ल्यू बीट्स है, सही है। फादर ऑफ प्री रैफेलिट मूवमेंट डीजी रॉसेटी है, सही है। फादर ऑफ गॉथिक नॉवेल एसी स्विनबर्न, ये आपका गलत है। यहाँ पे क्या आना चाहिए? होरेस वालपोल आना चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड? इसमें से कौन सा एक मिसमैच्ड है? द नाइटिंगेल ऑफ इंडियन सॉन्ग सरोजनी नायडू, सही है। द प्रोटेस्टेंट ऑफ इंग्लैंड जॉन वाइक्लिफ, सही है। द लास्ट ग्रेट रिनेशा पोएट, रिनेशा का अंतिम महान पोएट कौन था? मिल्टन है, बिल्कुल सही है। बिलेटेड एलिजाबेथन पोएट मिल्टन है, सही है। द लास्ट ऑगस्टन, अंतिम ऑगस्टन कौन से? डॉक्टर जॉनसन, सही है। द अर्ली प्रोजीनियर ऑफ द नॉवेल, सबसे पहले जो है नावल की शुरुआत करने वाले आदमी का नाम थॉमस नैश, उनकी नावल का क्या नाम था? द अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर। फर्स्ट ग्रेट इंग्लिश नियो क्लासिकल का पहला अंग्रेजी के ग्रेट नियो क्लासिस्ट बेन जॉनसन, सही है। अल्फा ऑफ द प्लफ एजी गार्डिनर का नाम है, सही है। द गाइंडर ऑफ कॉकर माउथ किसको कहा गया है? द गाइंडर ऑफ कॉकर माउथ वर्ड्सवर्थ को कहा जाता है। द लास्ट ऑफ द ग्रेट विक्टोरियंस, थॉमस हार्डी को, जो विक्टोरियन एज था उसके अंतिम महान राइटर कौन थे? थॉमस हार्डी थे। द लास्ट ऑफ द रोमांटिस, जो रोमांटिक पोइट्री है या जो रोमांटिसिज्म है उसका सबसे लास्ट राइटर, मतलब उस तरह के लिखने वाले जो है डब्ल्यू बी यीट्स रहे। टच स्टोन मेथड इन इंग्लिश पोइट्री या पोइटिक सेंसिबिलिटी, सिडनी, ये गलत है। टच स्टोन मेथड ऑफ इंग्लिश पोइटिक सेंसिबिलिटी, टच स्टोन, सॉरी टच स्टोन मेथड नहीं, टच स्टोन ऑफ इंग्लिश पोइटिक सेंसिबिलिटी एडमंड स्पेंसर है, ना कि सिडनी है। तो इंग्लिश पोइटिक सेंसिबिलिटी का जो टच स्टोन है वो कौन है? आपके एडमंड स्पेंसर है। मैं आपको फिर से बता दूं, द नाइटिंगेल ऑफ इंडियन सॉन्ग सरोजनी नायडू, सही है। पहला प्रोटेस्टेंट ऑफ इंग्लैंड जॉन वाइक्लिफ, सही है। द लास्ट ग्रेट रिनेशा पोएट मिल्टन है, सही है। बी लेटेड एलिजाबेथन पोएट मिल्टन है, सही है। द लास्ट ऑगस्टन डॉक्टर जॉनसन है, सही है। द अर्ली प्रोजीनिटर ऑफ द नॉवेल थॉमस नैश, सही है। फर्स्ट ग्रेट इंग्लिश नियो क्लासिकल बेन जॉनसन, सही है। अल्फा ऑफ द प्लफ एजी गार्डिनर, सही है। द गाइंडर ऑफ कॉकर माउथ वर्ड्सवर्थ, सही है। द लास्ट ऑफ द ग्रेट विक्टोरियन थॉमस हार्डी, सही है। द लास्ट ऑफ द रोमांटिसिस्ट डब्ल्यू बी यीट्स, सही है। टच स्टोन ऑफ इंग्लिश पोएटिक सेंसिबिलिटी नॉट सिडनी बट एडमंड स्पेंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? पोइटिकल सन ऑफ स्पेंसर किसको कहा जाता है? जॉन मिल्टन को, सही है। द ग्रेट अननोन वाल्टर स्कॉट को, सही है। ग्रैंडफादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल चाउसर, सही है। अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ द नॉवेल कौन सा था? पिकारेस्क नॉवेल, सही है। द शेक्सपियर ऑफ द डिवाइन जेरेमी टेलर, डिवाइन का मतलब ईश्वर या धार्मिक फील्ड का शेक्सपियर किसको कहा जाएगा? जेरेमी टेलर को कहा जाएगा। फादर ऑफ ट्रेजिडी एस्किलस, एस्किलस फादर ऑफ ट्रेजिडी है। फादर ऑफ कॉमेडी एरिस्टोफेन्स, सही है। फादर ऑफ एसे मॉन्टेन, सही है। फादर ऑफ इंग्लिश एसे चार्ल्स लैम्ब, सही है। फादर ऑफ इंग्लिश एसे नहीं, चार्ल्स लैम्ब यहाँ पे नहीं। फादर ऑफ इंग्लिश एसे आपके बेकन है, बेकन इज द फादर ऑफ इंग्लिश एसे। इसमें से कुछ क्वेश्चन बड़े कॉमन रहे हैं जो भी 6 वाला लिया गया, जिसमें आपको पता है। मैं फिर से जैसे बता दूं कि पोएटिकल सन ऑफ स्पेंसर, ये नया पॉइंट है, जॉन मिल्टन के लिए कहा जाता है। द ग्रेट अननोन वाल्टर स्कॉट, ग्रैंडफादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, चौसर को कहा जाता है। अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ द नॉवेल सबसे कौन सा था? पिकारेस्क का नॉवेल था। और जिसमें सबसे पहले भी एक क्वेश्चन आया था कि पिकारेस्क नॉवेल कौन लिखा था? थॉमस नैश, उनका नॉवेल का नाम था अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर। द शेक्सपियर ऑफ द डिवाइन जेरेमी टेलर, सही है। फादर ऑफ ट्रेजिडी एस्किलस, सही है। फादर ऑफ ट्रेजिडी। फादर ऑफ कॉमेडी एरिस्टोफेन, सही है। फादर ऑफ एसे मॉन्टेन, सही है। फादर ऑफ इंग्लिश एसे चार्ल्स लैम्ब, सही है। डिड यू गेट द पॉइंट?
सबको समझ में? फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे फ्रांसिस बेकन, सॉरी नॉट चार्ल्स. Now for today's class, this is the last sheet, page number 4. Find out mismatched work. ओथेलो द मूर ऑफ वेनिस सही है. ओथेलो का जो सब टाइटल है द मूर ऑफ वेनिस है. ट्वेल्थ नाइट का सब टाइटल है व्हाट यू विल. ये सब शेक्सपियर के प्लेज है. एज यू लाइक इट का सब टाइटल है एज यू व्हाट यू विल. एज यू व्हाट यू विल. सिम्बेलाइन का टाइटल सब टाइटल ट्रिपल डी है, ये गलत. सिम्बेलाइन का सब टाइटल ट्रिपल सी है, जिसका मतलब क्या है? कंफ्यूजन, कॉन्फ्लिक्ट और कंप्रोमाइज. ये नया क्वेश्चन आपको मिलेगा. फाइंड आउट द मिसमैच्ड वर्क. ओथेलो का सब टाइटल द मूर ऑफ वेनिस. ट्वेल्थ नाइट का सब टाइटल व्हाट यू विल. एज यू लाइक इट का सब टाइटल एज यू व्हाट यू विल. सिम्बेलाइन का सब टाइटल ट्रिपल डी ना होकर के ट्रिपल सी, जिसका मतलब कंफ्यूजन, कॉन्फ्लिक्ट एंड कंप्रोमाइज. फिलोरियोज फर्स्ट फ्रूट इज द सब टाइटल. कह रहे फिलोरियोज फर्स्ट फ्रूट, ये सब टाइटल है किस प्ले का? शेक्सपियर के किस प्ले का? बी का लव्स लैबर्स लास्ट. फिलोरियोज फर्स्ट फ्रूट इज द सब टाइटल ऑफ लव्स लेबर्स लॉस्ट. क्वेश्चन नंबर 9 है स्टॉर्म सीन आकर्स विच प्ले ऑफ शेक्सपियर. शेक्सपियर के किस प्ले में स्टॉर्म सीन आकर होता है? किंग लियर में. ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका. किंग लियर में स्टॉर्म सीन आकर होता है. क्वेश्चन नंबर 10 है आज का अंतिम सवाल. मर्सी एपिसोड और ट्रायल सीन आकर. जो मर्सी एपिसोड है या जो ट्रायल सीन है वो किस में घटित होता है? द मर्चेंट ऑफ वेनिस में, ओथेलो में, किंग लियर में, हैमलेट में. मर्सी एपिसोड और ट्रायल सीन ये आपको पता है कि किसमें है? द मर्चेंट ऑफ वेनिस में है, जिसमें पोर्सिया, शाइलॉक, एंटोनियो और मर्सी सोनेट भी था. इट ड्रॉपेथ एज अ जेंटल रेन फ्रॉम हेवन. तो आई हैव डन. आई जस्ट वांट टू नो योर फीडबैक की टीचमेंट को बहुत दिनों बाद वी गॉट. तो आपको कैसा लग रहा है? इस पे आराम से एक एक लोग अपना वो करिए, फीडबैक मुझे दीजिए कि इस पे बेहतर. अच्छा, काफी बेहतर लगा. कंचन मैडम है आल्सो ज्वाइन. आप इसमें सारे रिकॉर्डेड वीडियोस और लेक्चर जो हमने पहले लिए हुए थे वो सब आपको इसमें मिल जाएगा. एंड कमलेश जी, व्हाट्स योर रिस्पॉन्स? धर्मेंद्र जी, इशरत जी, विनीता जी, राजकुमार जी, टीचमेंट पे आपको सब कुछ ठीक लगा? यस सर. यस सर, बहुत अच्छा लग रहा है. बस दुआ कीजिएगा कि अल्लाह कामयाबी दे. नहीं, you all will get success. Inshallah, you all will get success. You all are the lovely aspirant doing hard work. तो होगा. अब हम क्लासेस को और थोड़ा सा बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि हमारा जो मैटर था ये मैटर नहीं मिल पा रहा था. एनी हाउ आई गॉट इट. तो थैंक्स टीम ऑफ टीचमेंट कि उन्होंने मदद की. और आपको सारे रिकॉर्डेड वीडियोस इसमें मिल जाएंगे, एक जगह पर सारी चीजें मिल जाएंगी. Okay, meet you tomorrow with some new sheets with some new topics. Okay, meet you tomorrow. Thank you for joining.